हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस में। पिछला मेरा आपने वीडियोस वोकैब का देखा रहा होगा, जिससे 4 वीडियो मैंने आपको वोकैब पे डाले थे। और उन सारे वीडियोस में मेरा सबसे बड़ा मतलब जो प्रयास एफर्ट था वो ये था कि एक वर्ड से, जैसे एक वर्ड एनोनिमस है या ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड आपको दिए रहे होंगे, उन वर्डों में जितने भी लेटर्स हैं उनको मैंने न्यू वर्ड में बॉर्न करके बताया था। उसमें ये होता है, जैसे वोकैबलरी तो बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे और वहाँ पे आपने देखा होगा कि मतलब पुराने तरीके से, लेकिन मेरा ये एकदम से नया एफर्ट था, एकदम से नया एक्सपीरियंस था और इसमें बहुत ज़्यादा हमारा एफर्ट भी लगता है। इसमें ये होता है कि जैसे हम आपके लिए एक वर्ड एनोनिमस लाए। अब एनोनिमस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे 9 लेटर्स है, ठीक है। अब ये 9 लेटर्स से जितने भी वर्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे एनोनिमस से रिलेटेड उसका सीनो देंगे। क्योंकि आपके कंपटीशन में सीनो को लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, आप बहुत ज़्यादा 2-3 लर्न कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से मेरे बताए गए नियम और मेरे बताए गए इस प्रयास को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको सुनिश्चित कराता हूँ कि आपको एक समय में आपको इतने सारे वर्ड एक ही टाइम में याद हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे एक वर्ड हमारा होता है एनोनिमस और एक वर्ड होता है पोस्टथ्यूमस। दोनों ऐसे वर्ड हैं जो कंपटीशन में आते ज़रूर हैं। वन वर्ड में तो ज़्यादा पूछता है, ये एनोनिमस भी पूछता है और पोस्टथ्यूमस भी पूछता है। अब ये वन वर्ड में कैसे पूछता है, जैसे लिखा होता है कि अ बुक हुज राइटर इज नॉट नोन, ऐसे आ गया। यानी एक ऐसी बुक जिसके राइटर का पता नहीं, कि कौन उसका राइटर, उसके बारे में नहीं पता, तो उसी को कहा जाता है, इसे कहेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एनोनिमस। क्या होगा? एनोनिमस ये हो जाएगा। जिस बुक के राइटर का पता नहीं उसे एनोनिमस कहा जाता है, क्योंकि ये गुमनाम लिखा है ना, गुमनाम होता है, ठीक है। यानी जिसका नाम ना हो, यानी जिसके नाम का पता ना हो वो एनोनिमस हो जाता है। तो एनोनिमस का मतलब होता है, अब बुक मैं फिर कह दे रहा हूँ, एनोनिमस वन वर्ड में ज़्यादा पूछता है। एनोनिमस का मतलब होता है कि ऐसा बुक, ऐसी किताब जिसके राइटर का पता ना हो उसे एनोनिमस कहा जाता है, राइट। अच्छा, दूसरा पोस्टथ्यूमस क्या होता है? तो पोस्टथ्यूमस भी पूछता है वन वर्ड में। वो ऐसे पूछता है कि अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। आप कहोगे सर आपने इट्स क्यों लगाया? क्योंकि चाइल्ड का जेंडर क्लियर नहीं है ना, कि लड़का है कि लड़की, इसलिए इट्स लगा। तो अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर को कहा जाता है पोस्टथ्यूमस। तो ये हो जाएगा पोस्टथ्यूमस। मैं आपको वोकैब पढ़ा रहा हूँ तो सारे सेगमेंट पे जरूर लेके चलूंगा, याद रखिएगा इस बात को। तो आज का पहला वर्ड था हमारा एनोनिमस। तो एनोनिमस के साथ आपने पोस्टथ्यूमस भी पढ़ा। तो एनोनिमस का मतलब होता है, एना का मतलब उल्टा होता है ना, यानी विपरीत होता है। इसी से एंटोनिम्स बना। एन जहाँ आएगा वो एंटोनिम्स की बात करेगा। यानी जिसके नाम के बारे में ना पता हो वो एनोनिमस हो जाएगा। जिसका निमस ना हो, यानी इसका नाम ना हो, वो एन हो जाएगा, यानी उल्टा हो, यानी क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? वो उसका विरोध करेगा। तो कभी भी एनोनिमस देखिएगा तो एनोनिमस का होता है कि गुमनाम होता है, उपनाम नहीं, गुमनाम होता है। जिसके नाम का पता ना हो वो एनोनिमस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो 2 चीज़ आपने सीखा। अब एनोनिमस की जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो हमारे लेटर्स है ना, इससे निकले जितने भी वर्ड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं एनोनिमस का ही सीनो देंगे। देखिए जैसे पहला लिखा ए से, ए फॉर एनोनिमस हो गया। तो एनोनिमस भी दिमाग में से एनन भी रख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एनन का मतलब गुमनाम, मुझे नहीं पता। जैसे आई नो एनन का मतलब मैं किसी को नहीं जानता, यानी इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसके नाम के बारे में, ये कौन है ये मुझे नहीं पता, तो वो हो जाएगा हमारा एनन। एनन को एनोनिमस भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेमलेस हो गया। किताब छप गई, राइटर कौन है, पब्लिश हो गई, कौन उसका राइटर है, किसने लिखा, इसके बारे में नहीं पता, तो हमारा हो जाएगा वो नेमलेस हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ नहीं बताया कि जैसे यहाँ पे पोस्टथ्यूमस था ना, तो पोस्टथ्यूमस सिर्फ चाइल्ड के बारे में नहीं, अगर बुक भी है तब भी यहाँ रख सकते हैं कि एक ऐसी बुक जो लिखी गई लेकिन उसके राइटर के मरने के बाद वो छपी, तो उसी को कहा जाता है, उसको पोस्टथ्यूमस भी कहा जाता है। तो चाहे वो बच्चा हो, अपने फादर के मरने के बाद अगर वो बच्चा पैदा हुआ तब भी पोस्टथ्यूमस होगा, और ऐसी किताब जिसके राइटर मर गए उसके बाद
उस किताब को पब्लिश किया गया तो वो भी पॉस्टथीमस होता है, ठीक है। तो दूसरा ए फॉर एनोनिमस हो गया, एन फॉर नेमलेस हो गया, ओल्ड फॉर ओल्ड फैशन हो गया। अब देखिए फैशन की बात अगर करते हैं तो आपने देखा होगा कि जिसकी डिमांड आज है तो उसको सभी उसके लिए सभी लोग परिचित हैं, लेकिन अब वो फैशन जो क्या हो गया, डिजर्टेड हो गया, जिसके बारे में पता ही नहीं कि कौन मतलब कि वो फैशन कब था, कहाँ था, कैसा था, उसके बारे में नहीं पता है। यानी वो क्या हो गया, देखिए एक बात और बता दो कि एनोनिमस व्यक्ति के साथ भी यूज सकता है, लाइफलेस के साथ भी यूज सकता है। जैसे आपने देखा कि अब 2G क्या हो गया, या 2G क्या हो गया, हमारे लिए एनोनिमस यानी गुमनाम हो गया, अब हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो यानी जिस चीज का हम पहले यूज करते थे लेकिन अब नहीं यूज करते हैं तो उन्हीं को ही एनोनिमस कहा जाता है। या ऐसा बंदा जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस था लेकिन अब उसे कोई नहीं जानता है, उसका नाम भी पूछो तो कोई नहीं जानता, तो वो हमारा एनोनिमस हो जाएगा, राइट। जैसे आपने देखा सहारा श्री हो गए, तो सहारा श्री का एक ज़माने में बहुत नाम था लेकिन उनका कहीं कोई नहीं, छोटे बच्चे से पूछो कोई नहीं जानता। पहले के लोग जानते हैं लेकिन अब नए जनरेशन से पूछोगे नहीं जानता, तो वो क्या हमारे बीच हो गए, एनोनिमस हो गए। तो एनोनिमस का मतलब गुमनाम हो गए। अच्छा, उसका उसी को ओल्ड फैशन के संज्ञान में रखा जाता है, यानी वो फैशन पुराना हो चुका है। फिर एन से नॉन एंटिटी हो गया। नॉन एंटिटी का मतलब हुआ कि जिसकी एंटिटी अब नहीं है, यानी जिसकी पहचान अब नहीं है, तो वो नॉन एंटिटी हो गया। वाई से जो बना, वाई से वर्ड सही से सेट नहीं रहा, इसलिए वाई से हो गया यू डोंट नो हु, यानी आपको पता नहीं कि कौन है, कौन व्यक्ति है। हु भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, हु या विच, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु को आप नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए एनोनिमस हो गया, राइट। अच्छा, एम फॉर मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हो गया। रहस्य से भरा मतलब कि अब वो रहस्य है, एक राज हो गया, कौन है नहीं पता, तो जिसके बारे में हम श्योर ना, सर्टेन ना हो, हमारे बीच अपरेंट ना हो, क्लियर ना हो, वो मिस्टीरियस हो जाएगा। उसे वेग भी, एक वर्ड आप इसमें वेग भी कहा जाता है, ठीक है, इसे वेग भी कह सकते हैं। वेग का मतलब होता है जो चीज़ें स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, वो भी हमारा मिस्टीरियस रहस्य से भर जाएगा। उसके बाद ओ फॉर ऑब्स्क्योर हो जाएगा, यानी धुंधला हो गया, अपरेंट नहीं है, क्लियर नहीं, उसे ओपेक भी कहा जाता है, OPAQE, उसे ओपेक भी कहा जाता है। यू से अनआइडेंटिफाइड हो गया। अब जैसे आइडेंटिफाइड का मतलब चिन्हित, पूरा समाज उसे जान रहा है, लेकिन जब जिसे नहीं जाना तो वो अनआइडेंटिफाई हो जाएगा। और एस फॉर सीक्रेट हो जाएगा, उसका रहस्य रह गया ना, और वो पूरा रहस्य रह गया आपके बारे में, उस रहस्य के बारे में आप नहीं जानते हो, तो आपके लिए वो क्या हो गया, एनोनिमस हो गया। तो पहला वर्ड आपको दिमाग में, ऐसे बच्चे हमारे, आप इसको अगर पढ़ें तो आपको एक टाइम में 9 वर्ड आपको मिल गए, तो एक समय में आपको बहुत सारे वर्ड आपको आसानी यहाँ पे कर देंगे, ठीक। चलिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पे दूसरा वर्ड जो आपके सामने है वो एकम्प्लिस है। बहुत ही फेमस वर्ड है, कंपटीशन ने बहुत बार दिया और हाईली कंफ्यूज स्टूडेंट को करता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक वर्ड होता है एकम्प्लिस, ऐसे ACCOMPLISH, एक ये एकम्प्लिस होता है और एक ये एकम्प्लिस हो गया। दोनों होमोनिम्स है, होमोफोन्स है, समान ध्वनि है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ये एकम्प्लिस एक वर्ब है और ये एकम्प्लिस एक नाउन है। ये व्यक्ति के बारे में बात करता है और ये एक्शन के बारे में बात करता है। इस एकम्प्लिश का मतलब होता है टू कंप्लीट, खत्म कर देना, यानी टू एंड कर देना होता है, वो एकम्प्लिश होता है। ACCOMPLISH होता है, ठीक है। ये एकम्प्लिश का मतलब होता है टू कंप्लीट, यानी एंड कर देना। और ये एकम्प्लिश कोई व्यक्ति है, ये वर्ब नहीं, ये एक्शन नहीं है। तो ये ऐसा बंदा है जो बैड सेंस में यूज़ करते हैं, इसको गिल्टी के कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसको अपराधी के कंडीशन में यूज़ करते हैं। कानून का ये अपराधी होता है, क्यों? क्योंकि अपराध का शरण देता है। लिखा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे देखिए लिखा है क्या कि वन हु हेल्प्स इन कमिटिंग क्राइम। आप देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये इतना मैं आपको सर्कल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। यानी ऐसा बंदा जो क्राइम में क्या करता है, सहयोग करता है, उसे एकम्प्लिस कहा जाता है। एकम्प्लिस में फिर कहते हैं, एकम्प्लिस एक बैड सेंस ऑफ वर्ड है, क्राइम करने वाले बंदे की बात करता है, या क्राइम में सहयोग करने वाले बंदे को कहा जाता है। यानी जैसे अपराध हो रहा है तो अपराध में उसने उसको क्या कह दिया, मतलब उसने शेल्टर दिया, उसको शरण दिया, तो यानी वो भी उसमें अपराध में शामिल हुआ, यानी वो भी अपराधी ही माना जाएगा कानून की नज़र में। वो भी क्या होगा, एकम्प्लिस ही होगा, यानी वो क्या होगा, अपराधी होगा, ठीक है। यानी वो भी सिनर ही होगा, वो भी अपराधी होगा। तो ऐसे कंडीशन में है कि एकम्प्लिस क्या होता है, ये वन वर्ड में, बच्चे याद रखिए, ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा है, तो याद रखिए कभी भी लिख के आया कि वन हु हेल्प्स इन कमिटिंग क्राइम, वन हु हेल्प्स इन कमिटिंग क्राइम को क्या बोलेंगे, एकम्प्लिस बोलेंगे। ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो इस पे निशान लगेगा, क्योंकि इस एकम्प्लिस का मतलब होता है टू कंप्लीट, यानी पूरा करना होता है, ठीक है ना। चलिए वर्ड की तरफ आते हैं। ए फॉर एकम्प्लिस हो जाएगा, पहला जो लेटर है तो वो तो वही मीनिंग देता है। दूसरा देखिए कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी।
षड्यंत्रकारी का तो वो भी षड्यंत्र, वो भी जैसे एक ये सभी लोग इस षड्यंत्र में, उस अपराध में शामिल हैं, यानी उस सिन में, उस अपराध में शामिल हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे कॉन्स्पिरेटर कहा जाएगा। और कोलैबोरेटर, कोलैबोरेट का मतलब सहयोग करना ही होता है। ऐसा बंदा जो सहयोग करने वाला होता है वो कोलैबोरेटर होता है। अब देखिए कोलैबोरेटर क्या होता है, वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये सब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस आ सकते हैं, लेकिन ये जो एकम्प्लिस है और ये जो कॉन्स्पिरेटर ये बैड सेंस में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोलैबोरेटर गुड और बैड दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं, यानी सहयोगी होता है। अपोनेंट हमेशा बैड सेंस में यूज होता है, ये विरोधी, हमेशा विरोधी काम करता है। इन्हें सरकार के खिलाफ काम किया, समाज के खिलाफ काम किया, तो वो अपोनेंट हो जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम से मॉब्स्टर हो गया, यानी मॉब्स्टर कहता है कि मॉब्स का यानी भीड़ जुटाने वाला बंदा हो गया, भीड़ में सहयोग करने वाला बंदा हो गया, तो उसे मॉब्स्टर कहा जाता है, ठीक है। पी से प्लांट होगा। आप कहोगे सर ये प्लांट कहाँ से आ गया, प्लांट भी इसी स्टडी में रखेंगे, यानी प्लांट का मतलब मेन केंद्र होता है, यानी वो जो होता है वो प्लांट को, यानी उसको क्या करता है, वो जड़ मेन उसी का जड़ होता है, यानी पौधे को बड़ा करना, यानी उसको अपराध को बढ़ाना जो होता है वो प्लांट की कंडीशन में यूज करेंगे। एल्फा लेबरर होता है, लेबरर यानी उसमें सहयोगी वो भी होता है। आई फॉर इम्पोस्टर होता है, यानी वो क्या थोपता है, थोपने का मतलब वो कि अपराध को थोपने का काम करता है, यानी अपराध को होने के लिए विवश करता है, यानी अपराधियों को शेल्टर देता है, शरण देता है, तो ही विल बी कॉल्ड द इम्पोस्टर, राइट। को हर्ट होता है, को में सहयोग करता है, हर्ट का मतलब होता है किसी के हर्ट को, किसी के दिल को तोड़ने का काम को हर्ट करेगा, यानी समाज को या राज्य सरकार के किसी भी नियम को तोड़ना वो को हर्ट हो जाएगा, यानी सहयोग करना वो को हर्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इम्प्लॉई, इम्प्लॉई भी वही हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपको देखने से यहाँ लग रहा है कि इम्प्लॉई गुड सेंस और बैड सेंस दोनों में आप यूज कर सकते हो बच्चे, ठीक है। तो सबसे मेन जो वर्ड हमारा एकम्प्लिस बताने का था कि एकम्प्लिस और इस एकम्प्लिस में अंतर हमेशा दिमाग में रखिए। इस एकम्प्लिस का मतलब ये नाउन है और ये एकम्प्लिस वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी काम को एंड करना, फिनिश करना, और इस एकम्प्लिस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बैड सेंस के लिए यूज होता है, जो क्राइम में सपोर्ट करता है, क्रिमिनल का सपोर्ट करता है, राज्य के नियम को तोड़ने में वो भी उसका सहयोग करता है, कई लोग तोड़ रहे हैं वो भी उसमें उनको क्या कहे, उनको मतलब कि मतलब कि बार बार उनको उस काम को करने के लिए उनको प्रेरित करता है, तो उसे एकम्प्लिस कहा जाएगा, राइट। ये हमारा सेकंड वर्ड था, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा जो हम वोकैब्स है वो टेंटा माउंट है। अब टेंटा माउंट को ऐसे दिमाग में रखिए कि ऐसे टेंट प्लस अमाउंट, आपने देखा होगा कि जैसे टेंट का मतलब कि एक ये टेंट है, एक ये टेंट है, अगर दोनों को, टेंट का मतलब होता है कि दोनों के जो साइज हैं वो बराबर होने चाहिए, 1 इंच भी फर्क नहीं होना चाहिए, उसी टेंट से टेंटा अमाउंट बना हुआ, बच्चे याद रखेंगे। हालांकि स्पेलिंग में TA है, ये TE नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि टेंट का अमाउंट बराबर, ये 50% तो ये भी 50, मतलब अगर ये 100% है तो ये भी 100% होना चाहिए। ये नहीं कि ये 98% हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा, तब भी बैलेंस आप बराबर नहीं कर सकते, यानी दोनों के टेंट का अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो जब दोनों के टेंट का अमाउंट बराबर होना चाहिए तो वो हो जाएगा, तब मिलाकर के हो जाएगा टेंटा अमाउंट, यानी टेंटा, इसीलिए इसको टेंटा अमाउंट पढ़ते हैं। टेंटा अमाउंट यानी अमाउंट का मतलब मात्रा और टेंट का मतलब टेंट को लीजिए, इस टेंट को लीजिए और दोनों के अमाउंट को बराबर करिए तो वो टेंटा अमाउंट हो जाएगा। इसीलिए टेंटा अमाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्वी मीन्स समान, यानी दोनों बराबर हो जाए, यानी आप तराजू पे रख रहे हो तो दोनों, अगर ये 5 kg है तो ये भी 5 kg होना चाहिए, ठीक है, दोनों 5 kg होना चाहिए। ये नहीं कि ये 4 kg हो जाएगा, ये 5 kg होगा, तो एक तो बैलेंस ऊपर चला जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में आप बराबर रखिए। तो टेंट से टेंटा अमाउंट को दिमाग, बच्चे याद रखिएगा, टेंट से टेंटा अमाउंट को दिमाग में रखिए कि जब टेंट दोनों बराबर रहेगा, यानी बराबर यानी अमाउंट, जब दोनों का अमाउंट बराबर होगा तब वो जाकर के टेंटा अमाउंट होगा। तो T फॉर टेंटा अमाउंट हो गया, A फॉर एकिन या अलाइक हो गया। एकिन या अलाइक का मतलब बिल्कुल समान, ठीक है, आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में। एंड वहाँ न्यूट्रली, न्यूट्रली का मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो गए, यानी दोनों बराबर हो गए, यानी ये दोनों बराबर, यानी दोनों न्यूट्रल हो गए, यानी दोनों बराबर हो गए। अब कोई ज़्यादा और कम की बात नहीं करता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। टी से टाइट हो गया, टाइट तभी होगा ना, दोनों टाइट तभी हो सकता है जब दोनों के बैलेंस बराबर होंगे, तभी वो टाइट होगा।
ए फॉर क्या हो जाएगा, अलाइड हो जाएगा। एनालॉग आपने उसमें रीजनिंग में देखा, एनालॉग आप पढ़ते होगे, तो एनालॉगी में क्या होता है, उसमें आप पढ़ते हैं कि दोनों का बैलेंस बराबर होता है, दोनों समान एक ही तरह के दिखते हैं, ठीक है, हूबहू दिखते हैं। एम फॉर मैचिंग हो गया। ओ फॉर आना पार हो गया। आना पार का मतलब कि बिल्कुल दोनों बराबर हो गए, दोनों आर पार यानी दोनों बराबर हो गए, वो आना पार हो गया। अनबाइज, आपने सुना एक वर्ड बाइज्ड सुना होगा, तो बाइज मीन्स पक्षपात करना होता है। पक्षपात करना होगा कि किसी को 5 रुपये दे दिया और किसी को 2 रुपये दे दिया, या किसी को 4.5 रुपये दे दिया, तो आपने क्या किया, आपने बाइज्ड किया, तब आपने उसके साथ पक्षपात किया। लेकिन अगर आपने बाइज्ड अनबाइज्ड हो जाएगा, यानी आपने उसके साथ पक्षपात नहीं किया। एन फॉर क्या हो जाएगा, नियरली आइडेंटिकल। नियरली आइडेंटिकल का मतलब हुआ लगभग दोनों बराबर हैं, लगभग दोनों समान हैं, कहीं कोई भी कम और ज़्यादा नहीं है। और टेलिंग नहीं कहते यार ये बिल्कुल टैली कर रहा है, यानी इसके साथ मिल रहा है, दोनों मेल खा रहा है, तो टी फॉर टेलिंग हो जाएगा। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, TALLYING हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वर्ड था टेंटामॉम। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड हमारा आपके सामने है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। अबेंडन। आप कभी भी कोई भी डिक्शनरी उठाते होगे ना, तो आपको पहला वर्ड अबेंडन दिखता होगा। आप देखेंगे कि मैक्सिमम पहला वर्ड अबेंडन दिखता होगा। इसलिए अबेंडन इंपॉर्टेंट है कि आप जब पहले वर्ड को दिमाग में रखेंगे तब तो बहुत सारे वर्ड दिमाग में रखेंगे, पहले ही नहीं आता है तो बाकी चीज़ें क्या। इसीलिए अबेंडन बहुत ही, इसीलिए मैंने सोचा कि अबेंडन भी आपको बताता चलूँ। आखिर अबेंडन का शाब्दिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अबेंडन। अबेंडन का तो रेलेंकिस होता है, पूरी तरह से छोड़ देना। आप स्मोकिंग करते हो, छोड़ दिया आपने, अब नहीं करते हो। ड्रिंकिंग करते हो, छोड़ दिया, अब नहीं करते हो। किसी भी बैड हैबिट को जब पूरी तरह से त्याग देना, इसी को इसको डेजर्ट भी कहते हैं, डेजर्ट, पूरी तरह से छोड़ देना। एक वर्ड आपने सुना होगा फार्ग्यू, फार्ग्यू भी होता है, पूरी तरह से छोड़ना। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, शहर को पूरी तरह से छोड़ दिया, अब दोबारा कभी नहीं आए, तो वो हमारा अबेंडन हो गया, ठीक है। गलत आदतों को छोड़ दिया, वो अबेंडन हो गया। यानी किसी ऐसी चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देना, ख़त्म कर देना, त्याग दे देना, इसको अबेंडन कहा जाता है। यू रिलेंक्विस्ड योर बैड हैबिट, यू अबेंडन्ड योर बैड हैबिट। बैड हैबिट इज इन सेंस ऑफ smoking or drinking, that is bad habit. Thefting is also there. So abandon, that is the synonym of relinquish, that is the synonym of desert and forgive. Okay, so abandon कभी भी देखिए तो पूरी तरह से छोड़ने की बात करता है बैड हैबिट को। So A for abandon हो गया, B for break off हो गया। break यानी तोड़ करके खत्म, तोड़ करके खत्म, यानी जिससे आपका रिलेशन था अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो वो ब्रेक ऑफ हो गया, ठीक है। एक आपने सुना होगा ब्रेकअप। ब्रेकअप, ब्रेकअप का भी मतलब एंड कर देना, खत्म का। ये गाना सुनेगा कि आपने मुंह पे पत्थर, दिल पे पत्थर रखकर मैंने, जैसे गाना है मैंने ब्रेकअप कर लिया, नहीं होता है मैंने सही है, जैसे ब्रेकअप, ब्रेकअप का सेंस होता है खत्म करना, एंड कर देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप का होता है खत्म होना, उसी को ब्रेकअप भी कहेंगे, यानी छोड़ देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना होता है। एब्ज्योर बहुत ही फेमस वर्ड है। ए फॉर एब्ज्योर होता है, इसे एनल भी कहते हैं। आप एनल को कैसे दिमाग में, नल आपने सुना होगा, नल, नल का मतलब जीरो होता है, नल का मतलब जीरो होता है। कहीं भी नल, देखिए यहाँ भी नल दिखा, नल में जीरो, यहाँ भी नल दिखा, नल में जीरो, तो जीरो यानी जीरो, यानी एनल का मतलब पूरी तरह से जीरो कर देना, खत्म कर देना। और नलीफाई का भी मतलब जीरो कर देना, यानी छोड़ देना होता है। नल का मतलब मैंने कहा नल में जीरो होता है। अब एक आपने सुना होगा इडियम्स में नल एंड वाइड, आपने सुना होगा नल एंड वाइड। तो नल एंड वाइड का क्या मतलब होता है, वाइड मीन्स जीरो, जीरो, नल मीन्स भी जीरो, यानी जीरो और जीरो, नल एंड वाइड का मतलब कि एकदम जीरो, यानी यूजलेस, कोई मतलब नहीं है, निरुद्देश हो गया, ठीक है। तो नलीफाई कर देना। डी फॉर डेजर्ट, अभी बताया कि डेजर्ट मीन त्याग देना, छोड़ देना होता है, ठीक है। ओ फॉर आउस्ट होता है, आउस्ट मीन्स खत्म कर देना, समाप्त कर देना होता है। और एन फॉर निगलेक्ट, यानी अब उसको निगलेक्ट आपने कर दिया, देख करके अभी अब उसको नहीं, जैसे आपके सामने सिगरेट है लेकिन अब उसको आप नहीं छूते हो, आपके सामने शराब है लेकिन आप उसको नहीं छूते हो, आप पहले चोरी की आदत थी, अब आप देख रहे हो कि ऐसे पैसा रखा फिर भी आप किसी के पैसे को टच नहीं कर रहे हो, यानी आप उसको निगलेक्ट कर दे रहे हो, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा चौथा वर्ड था अबेंडन, इसको कीप इट वॉचिंग, ठीक है।